कि मतलब उसका बेसिक क्वेश्चन ये था कि आप मुझे ये बताओ, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो। मतलब आपका मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है। हम्म। वो मुझे आरती को जवाब दे रही थी तो वो ऐसी दे रही थी घुमा फिरा के, कोई वो नहीं था कि कुछ मेजर वो समझ में आ रहा हो। सडनली मुझे कुछ हुआ, मैंने आरती को बोला तो रुक मैं बोलता हूँ। तो मैंने बोला कि रामदेव ने पूरी दुनिया को ये बताया कि योग क्या है, क्या कैसे। है? तो उसने उसको पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करा। और फिर उसने एक हम्म। बिजनेस मॉडल बनाया। नमस्कार मैम। उसने एक बिजनेस मॉडल बनाया, उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से उसने जो है पूरी दुनिया को योग समझाया। आज रामदेव 65,000 करोड़ की ब्रांड है। ठीक है। तो हम्म। अब मैं उसी मार्केट को योग से उठाकर मंत्र चिकित्सा पे ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ डिवाइन शुरू हो गया। अब मुझे इतना तो मैंने बोला कॉन्शियसली। फिर मैंने बोला कि मतलब अगर मुझे सही याद आता तो मैंने कहा मैं भारत में और भारत के बाहर रहने वाले 115 करोड़ हिंदुओं की उम्मीद बनना चाहता हूं। कि जब उनके अच्छा। पेशेंट को ये बोला जाता है कि उसको कैंसर हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं वो हम्म। उम्मीद बनना चाहता हूं। हम्म। जब कोई बच्चा पढ़ाई में एक्सेल नहीं करता और फिर भी वो सक्सेसफुल होना चाहता है, मैं उस बच्चे की वो उम्मीद बनना चाहता हूँ। ऐसे करके मतलब मैंने 4-5 लाइन बोली। पता नहीं कौन सा डिवाइन इंटरवेंशन था। और मैं भी क्लियर कट ये ऑब्जर्व कर रहा था कि ये मैं नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है। और वो पता चल रहा था मेरे को। अभी वो वीडियो बाइट जब आ जाएगी उसकी तब मैं भेजूंगा आपको, तो देखें। तो कुल मिला के क्या है कि हमने ना एक पूरे सिस्टम में क्या करा, एक नेगेटिविटी परकोलेट कर दी। हम्म। तो वो नेगेटिविटी की वजह से, और हमने हर चीज को मेटीरियलिस्टिक बना दिया। ठीक कैसे, हेल्दी कैसे हो गए, बोले जी दवाई से। अगर दवाई नहीं मिली तो क्या ठीक नहीं हो सकते, बोले नहीं। अब कोविड में 4-5 करोड़ लोग मर गए। मेरे तो बहुत सारे जानकार जो हैं वो यूरोप वगैरह में भी रहते हैं, वहां पे ऐसी स्थिति थी कि बराबर वाले घर में कोई मर गया तो उसको 5-7 दिन तक कोई छूने उठाने ही नहीं गया। ऐसे ही पड़े पड़े जो है वो बॉडीज निमट गई। तो आप सोचो कितनी एक्सट्रीम नेगेटिविटी होगी। चाइना में बॉडीज उठा के गड्ढे में डाली, मिट्टी से भर दिया ऊपर से। हम्म। ऐसे उनके क्रिमेशंस है। आप सोचो 4 करोड़ लोग इस इनकम्प्लीट तरीके से मरे हुए हैं। तो ग्लोबली पितृदोष नहीं जनरेट होगा। कोई पितृदोष हमारी कोई लोकल फैमिली का कोई रिचुअल थोड़ी है कि हम बोले कि हाँ भाई। तो वो जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने का कोई तरीका नहीं है। तो जब मैं हम्म। काम कर रहा था तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मतलब एक नॉलेज स्टडी के तौर पे बोल रहा हूँ, हमारा जो टोटल बेस जो बोला जाता है वो हमें 43,20,000 वर्षों का बताया जाता है, जो चतुर्युगी कहा जाता है ब्रह्मा के हिसाब से। चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 43,20,000 इतने ईयर्स का है वो। अब आप ये सोचो कि 43,20,000 अल्फाबेट्स ले लेते हैं। अरे बाप रे। अब एक साल को डिस्क्राइब करने के लिए एक अल्फाबेट लिया। हम्म। ऐसे हमने कितने अल्फाबेट लिए, 43,23,20,000। 20,000। अब इतने अल्फाबेट्स जो हैं उस हम्म। वर्ड्स बना लेते हैं। उन वर्ड से बुक्स बनाते हैं। तो जो हमारी बुक्स बनेंगी वो बुक पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे। अगर हम अपनी हिस्टोरिक बैकग्राउंड को कंप्रेस करें, इतना कंप्रेस करें कि 43,20,000 नहीं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का हमारा इतिहास है जो ब्रह्मा के हिसाब से बैठता है। चार हम्म। अरब 32 करोड़ वर्ष। तो अगर हम उतनी टाइम ड्यूरेशन का एक अल्फाबेट भी लें पर ईयर के डिस्क्रिप्शन के लिए, तो उससे बनने वाली बुक्स जो हैं वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब पढ़ नहीं सकता कोई भी, टेक्निकली हाँ। इम्पॉसिबल। लाइफ टाइम में नहीं पढ़ सकता। तो जब ये वाला प्रोसेस सामने आया तो उन्होंने बोला कि हमारे को 36 पुराण पढ़ने चाहिए। 18 पुराण एंड 18 उप पुराण।
वो पूरा, हाँ। तो ये जो 36 पुराण है, इनको हम्म, पढ़ने से हमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की नॉलेज हो जाती है। तो फोर ओके। पॉइंट थ्री टू बिलियन ईयर्स की नॉलेज अगर किसी को लेनी है, तो वो ये 36 पुराण पढ़ ले। ठीक है। तो जब ये वाला एस्पेक्ट देखा गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि पुराण पढ़ना इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है हम सबके लिए। हाँ। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। सॉरी। तो अब जब हमने ये इकोसिस्टम के हिसाब से देखा, तो समझ में आया कि जब हम कोई पुराण देखते हैं तो उसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग होते हैं। तो अब इमेजिन करिए कि किसी व्यक्ति ने पुराण लिखे ही क्यों होंगे। अगर किसी ने इतना बड़ा हिस्टोरिक डिपिक्शन को डॉक्यूमेंट करा, प्रिसाइज राइटिंग करी, सो मच प्रिसाइज दैट इट कैन बी कंपाइल्ड इनटू 36 बुक्स, वो उसने करा नेक्स्ट क्यों? जनरेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। है जी। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पॉसिबली। तो नेक्स्ट जनरेशन को इन फ्यूचर जितनी भी वेरिएशन की प्रॉब्लम्स आएंगी, हम्म। उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो पहला चीज, उस विजनरी ने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन देखा। हम्म। आज आपने बोला कि भाई कोई भगवान नहीं है। ठीक है, मान लिया कोई भगवान नहीं है, बड़ा आसान है। बट जब आप ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, इसका भी तो कोई ना कोई रिपरकशन होगा ना। हम्म। इसका भी तो कोई रिपरकशन होगा ना। एक व्यक्ति है जो अनाथ है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। મારો ફોન લઈ ગયો જો તો ક્યાં ગયો एब्सोल्युटली। पेरेंट्स तो है, मगर अननोन है। नहीं उस नहीं, व्यक्ति को अननोन है। मतलब अनाथ है वो, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी। थोड़ी देर, ओके। मतलब मैं सिंगापुर एजुकेशन का वो पढ़ रहा था, विजन डॉक्यूमेंट, बहुत हम्म। साल पहले जब मैं एजुकेशन पे काम करता था, 2011 की बात है। तो सिंगापुर एजुकेशन में विजन डॉक्यूमेंट जो था उसको मैंने पढ़ा। उसने लिखा, बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। हम्म। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बच्चे जो हैं अनाथ के भी हो सकते हैं, मतलब बच्चों के पेरेंट, मतलब बच्चा जो है अनाथ भी हो सकता है। बच्चा जो है उसके पेरेंट्स डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। बच्चा जो है वो, उसको ये भी हो सकता है कि उसको पता ही नहीं हो कि उसके पेरेंट्स कौन है। हम्म। ठीक है। और जनरल बाकी सारे जो बच्चे हैं वो, अब इन सारी सिचुएशन में ये जो बच्चे हैं, ये किसी भी राष्ट्र का भविष्य है। तो ये एब्सोल्युटली। बच्चे विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। तो इनकी गुड अपब्रिंगिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। ठीक। राष्ट्र जो है अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स को देता है, और स्कूल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीचर्स को देते हैं। ऐसे करके सिंगापुर जो एजुकेशन सिस्टम जो है, उसने वो अपने स्कूल्स और स्कूल के टीचर्स का वैल्यू बताया। ठीक है, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। तो मैंने बोला, इतना स्ट्रॉन्ग विजन किसी भी स्थिति में एक भारतीय का ही हो सकता है। विश्व के किसी संस्कृति में इतनी स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। अब मैंने जब सिंगापुर एजुकेशन का ये विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा, तो मैंने उसको डिटेल निकाली, और डिटेल निकालने के बाद मैंने देखा वहां 5 साउथ इंडियन थे। तो वो, तो मतलब मेरा पॉइंट भी प्रूव हो गया कि हाँ भाई, इतना स्ट्रॉन्ग विजन कि एक बच्चे के फ्यूचर को आप उसकी वैल्यू को समझें, और उस वैल्यू के बाद उसके लिए एक प्रोसेस डिजाइन करें।
जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो फिर मुझे मुझे मिली, बिकॉज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी सिंगापुर। दुनिया का हम्म कोई देश फाइनेंशियली इतना फास्ट ग्रो नहीं करा जितना फास्ट सिंगापुर ने ग्रो करा। एंड वेरी सेफ, सिक्योर्ड, कल्चरली एवरीथिंग वाज वेरी वेरी बैलेंस्ड। क्राइम रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी, एवरीबडी इज ग्रोइंग रिच, ऐसे करके उस देश के तौर पर आया। उन्होंने एक मैकिन्जी एजुकेशन के साथ में उन्होंने एक मैकिन्जी एजुकेशन के साथ में एक टास्क करा था, जिसमें कि उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू कंसिडर एज द वैल्यू ऑफ बीइंग एजुकेटेड। उसने कहा देखो, हमारा ये एजुकेटेड से तो कोई मतलब नहीं है। और हम्म उसमें उन्होंने टॉप 6 स्कूल्स को ही बुलाया था। तो वो टॉप 6 स्कूल्स जो थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप ये पूरे सिस्टम में एजुकेटेड को कैसे देखते हैं। तो बोले आपको लगता है कि अभी आने वाले 10-15 साल में जो जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो वो चेंजेस के बारे में और बच्चों को सिखाना बताना जरूरी है। दे सेड वी आर नॉट कंसर्न विद व्हाट चेंजेस आर हैपनिंग, देयर इज ए डेफिनेशन एज पर ऑक्सफोर्ड ऑफ बीइंग एजुकेटेड। हम उस हम्म डेफिनेशन के अराउंड ही बच्चों को डेवलप करते हैं। हमारे को वी आर नॉट बॉदर्ड व्हाट डू यू से कि इन टर्म्स ऑफ चेंजेस और ये सारा कुछ। तो बोले आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज की जरूरत है, हमारी डेफिनेशन ऑफ बीइंग एजुकेटेड को चेंज की जरूरत है। तो उन्होंने बोला, एक सेकेंड, कि द न्यू एजुकेटेड इज इक्वल टू के, सॉरी, ई ब्रैकेट के प्लस टी प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, हम्म टी स्टैंड्स फॉर थिंकिंग स्किल्स, एल स्टैंड्स फॉर लीडरशिप, हम्म ई स्टैंड्स फॉर एथिकल अंडरपिनिंग। तो हमें जो नए एजुकेटेड चाहिए वो इस आधार पर चाहिए कि उनके भीतर नॉलेज हो, थिंकिंग स्किल्स हो, लीडरशिप हो, एंड सम टोटल ऑफ दीज थ्री ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल अंडरपिनिंग। ओके तो जब गॉट इट मैंने ये वाला पार्ट को देखा, तो हम्म मेरा पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि भाई ये नॉलेज जो है, हम्म इसको मैंने फिर उस टाइम पर ज्ञान और विज्ञान के तौर पे डिफाइन करा। तो मैंने कहा ये तो इनकी जो इंग्लिश सिस्टम है, विकिपीडिया हम्म वगैरह पे जो नॉलेज की डेफिनेशन है, ये इससे तो पूरा हो ही नहीं सकता। थिंकिंग हम्म स्किल्स भारतीयों को बताया जाता है ईश्वर के बारे में। तो हम्म जो विजिबल नहीं है उसको देखने का तरीका थिंकिंग स्किल से आता है। ओके अब मैंने आपको बोला कि कीर्ति जी जाइए 2 चाय ले आइए। अब हम्म जैसे ही ये बोला, वैसे ही आपने लिस्ट ऑफ थिंकिंग स्किल्स की वो बनाई। 2 चाय ले आइए, 2 चाय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, चीनी ज्यादा चीनी कम, दूध ज्यादा दूध कम, ब्लैक टी, ऐसे करके सारे वेरिएंट जो है। अब आप इनमें से कोई चीज नहीं पूछते, आप चाय बनाकर लाते हैं और वो चाय सामने रखते हैं जो चाय मांगने वाले की नीड्स को पूरा करता है। एब्सोल्युटली मीन्स की जो हिडन इंस्ट्रक्शंस भी थे, वो भी आपने खुद सोचे और सोच के उसको फिलअप कर लिया। हम्म अब चैट जीपीटी को यही चीज करने में अभी 1 डेकेड और लगेगा। हम्म ठीक है। एनालिटिकली तो इसका मतलब कि हमारे सोचने का एक यूनिक तरीका है
जो अजम्पशन बेस्ड है, हम्म। उसमें हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, अजम्पशंस को देखते हैं और उसके बेसिस पे एक चीज को क्रिएट करते हैं। हम्म। तो यहां से हमारे थिंकिंग स्किल्स का रोल प्ले आता है। और भारतीयों का वो बेस्ट क्यों है? क्योंकि उन्हें बचपन से भगवान के बारे में बताया जाता है जो कभी दिखता ही नहीं है। हम्म। तो कोई चीज अगर नहीं दिख रही तो उसके बारे में आप जो है सोच सकते हैं। तो थिंकिंग स्किल्स का एक पार्ट होता है बीइंग इमेजिनेटिव। हाँ। तो जब आप इमेजिनेटिव होते हो और उस डोमेन से कनेक्ट करते हो, तब आपको फिनोमिनल एनर्जीज पता चलती है। जस्ट बिकॉज कि आपने एक सिचुएशन को देखा, इमेजिन करा, सोचा, जो मिसिंग गैप्स थे उनको बिल्ड करा, उसको, हम्म। उस टर्म को कहते हैं सिंथेसाइजिंग। ओके। सो सिंथेसाइजिंग डज द रिपेयर ऑफ द गैप्स। जैसे जो हमारा डीएनए कोड होता है, दैट दैट इज सिंथेसिस बेस्ड एक्टिविटी। इंग्लिश हम्म। लैंग्वेज जो है वो एनालिटिकल लैंग्वेज है, उसमें सिंथेसिस की कैपेबिलिटी ही नहीं है। संस्कृत इज बियॉन्ड सिंथेसिस लेवल एक्टिविटी। तो इसलिए संस्कृत को पढ़ने जानने से, उसका जो सिस्टम और स्ट्रक्चर है उसको समझने से आपको ये पता चलता है। तो हम्म। मैंने पहला पार्ट तो ज्ञान विज्ञान एड्रेस करा, दूसरा पार्ट थिंकिंग स्किल्स में सिंथेसाइजिंग को लेकर चला, हम्म। व्हाट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। हम्म। फाइनली आ गया लीडरशिप। अब हम्म। जब मैं छोटा था 80s में, रशियंस वर दी लीडर्स, बाद में यूएस लीडर हो गया, आज चाइना लीडरशिप में जा रहा है, भविष्य में भारत लीडरशिप में जाएगा। इस पूरी सिचुएशन में लीडरशिप तो ट्रेंड बेस्ड हो गई, बट हम्म। भारत में लीडरशिप राजसूय यज्ञ वगैरह अश्वमेध यज्ञ से जानी जाती थी, कि पूरे विश्व को उन्होंने भारत कर लिया था। हम्म। अब ये सारा कुछ मिलाकर फाइनली सम टोटल ऑफ ऑल दिस ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल अंडरपिनिंग, एथिक्स के आधार पे, नीति के आधार पे। एथिक्स कहते हैं हम्म। नीति और धर्म को। नीति धर्म। तो पूरे विश्व में हार्वर्ड में एथिक्स पढ़ाया जाता है, और हार्वर्ड में जो किताब एथिक्स के लिए पढ़ाई जाती है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ओके। तो ये जो एजुकेटेड की परिभाषा जो थी, ये पूरी की पूरी परिभाषा भारत पे चली जाएगी, ये मुझे 2011 में समझ में आ गया था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। तो जब वो पूरा का पूरा सिस्टम भविष्य में भारत की तरफ जा रहा है, क्योंकि किसी न हम्म। किसी के तो डोमेन में ये चीज एंट्री कर गई, तो मैंने फिर वेस्टर्न थिंकर्स और उनकी अप्रोच को पढ़ना ही बंद कर दिया। मैं शांति से बैठ के अपने वेद पुराण उपनिषद इसको पढ़ने बैठ गया। एज अ रिजल्ट मैं ये मॉडल को क्रिएट कर पाया। ओके। तो अब क्या है कि जिस तरह से हमारा इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, उसमें मैंने एक नॉर्म बनाया कि भाई हम, आप ऐसे देखो कि हम आज की तारीख में एक दिन में 3 बार हीलिंग करते हैं एक पेशेंट की। तो मैक्सिमम एक दिन में 20 पेशेंट्स ही देख सकते हैं, क्योंकि दिन में 3 बार हीलिंग करनी है। 20 पेशेंट पर डे में कितने पेशेंट ऐसे हैं जो हमें एक साथ महीने या 30 डेज का, मतलब महीने या 3 महीने का एक साथ ही पेमेंट कर देते हैं? तो हमारे न्यू स्लॉट्स उतने ही घट गए। तो जब मैंने डिसाइड करा कि मैं क्या 20 लोगों के काम करने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी, तब फिर मैंने एक टेक प्लेटफॉर्म बनाया, और वो टेक प्लेटफॉर्म का काम था इस पूरे प्रोसेस में मास हीलिंग करना। इसलिए हम पिछले 2 महीने से कॉन्टिन्यूसली, आरती जो है वो मास हीलिंग कर रही है, सबसे फीडबैक ले रही है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि एक साथ हीलिंग करी और उसको फायदा ही ना हो रहा हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। तो जब मैंने उस पूरे पार्ट को आइडेंटिफाई करा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिससे कि मैं पास हीलिंग, तब मैंने वॉलंटियर्स मांगे, और उन वॉलंटियर्स के तौर पे उसका ट्रेनिंग और उसका एजुकेशन। इसलिए मैंने आपको और रूपा जी को बोला कि इनिशियली इसको देखना शुरू करिए, बिकॉज हम इस वाले ग्रुप पे प्लानिंग करेंगे और वो वाला ग्रुप पूरा रेडी हो जाएगा।
सो नाउ माय आइडिया इज, आप अपने घर पे बैठे हैं और हम्म आपने जो है ये बोला कि मैं मेरे घर पे 10 लोगों को बुलानी हूँ और उनकी मास हीलिंग करनी है। हम्म। हमें तो 2 ही मिनट करनी है ना हीलिंग। अब आपके एंड पर 2 जने बैठे हो चाहे 20 जने बैठे हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हीलिंग का प्रभाव सब पर आएगा। तो जब वो हम्म हीलिंग का प्रभाव सब पर आएगा, तब जाके मास हीलिंग मैं किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूं। अब 100 जगह के हिसाब से हमने वॉलंटियर्स बनाए, और एक वॉलंटियर चला गया एक हॉस्पिटल में। अब वो हम्म हॉस्पिटल ने बोला कि जी हमारा तो कोई मतलब नहीं है, आपका तो एलोपैथिक प्रोसेस है, हम मतलब आप हमारा एलोपैथिक प्रोसेस है, आपका हम्म वो मैच। मैं कहा नहीं, हम इसलिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि जो आपका कॉमन रूम है उस पे जो है हम एक जूम कॉल एनेबल कर दे। एक हम्म घंटे में 4 बार लोगों की हीलिंग होगी। और जितने हम्म पेशेंट कॉमन रूम में बैठते हैं वो सब जितनी देर भी बैठेंगे उतनी देर लाल रंग के पेन से श्रीम लिखेंगे। सो हम वो आपको मटेरियल और वो सब प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और बाकी किसी को भी मन कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन वो जूम का सब्सक्रिप्शन ले सकता है इंडिविजुअल हीलिंग के भी हिसाब से। हम्म। तब जाके मैं मासेस को हील कर पाऊंगा। मैं मेरा पक्ष समझा, मेरी इंटेंशन तो है। बट हम्म आज मुझे जब कोई मुझसे कहता है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे को हील करिए, मेरे पास हम्म। पैसे नहीं है, तो क्या हो गया? मैं आज कर ही नहीं सकता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो यस हमने सर। इस पूरे प्रोसेस में जो कोई भी हमारे को हीलिंग में पे कर रहा था उसको भी हम्म। हमने कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, ओके। सो दैट कि किसी भी जगह जो भी व्यक्ति की हेल्थ इंप्रूव हो रही है हम्म। उसको वैल्यू पता चलेगी कि ये वैल्यू कैसे हो रही है। हम्म मतलब कोई व्यक्ति को एलोपैथिक सिस्टम ने ये बोला कि आपका पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, हमारे प्रोसेस में जाकर उसको आराम आ गया। हम्म जब उसको आराम आया, उस सिचुएशन में उसका जो पेशेंट का अटेंडेंट है उसने भी इस चीज को देखा कि हाँ मेरे पेशेंट को आराम आ रहा है, उसका डिस्कम्फर्ट कम हो रहा है। हम्म। उसने वो चीज जैसे ही सीखी तो वो बाकी लोगों को भी तो आराम दे सकता है ना। मैं अकेला कितना कर सकता हूँ? 20 लोग। हम्म तो मैंने वो इकोसिस्टम पर काम करा, सो दैट कि ये जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं हम्म उसमें ये इकोसिस्टम सारी चीजें प्रोवाइड करे। तो जैसे डॉक्टर मतलब अपना चंद्रशेखर जी हैं तो वो वास्तु के एक्सपर्ट है। तो किसी के भी घर के हिसाब से किसी भी बीमारी में वास्तु में क्या क्या चीजों की दिक्कतें हैं, हम्म तो उस तरह से हम वास्तु को रिजॉल्व करें। हम्म तो जो हमारा बुक है, जो हम अभी तक कंटेंट लिख रहे हैं काम कर रहे हैं, वो इस तरह से डेवलप करना है हमारे को, सो दैट कि एक व्यक्ति को एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। अब आपने एक बुक लिखी, उसमें डायबिटीज के ऊपर लिखा और डायबिटीज से रिलेटेड होम्योपैथी में क्या क्या हो रहा है, टिश्यू सॉल्ट में क्या क्या हो रहा है, वो सब एक जगह कर लिया, सो हम्म। दैट कि वो पूरा सिस्टम जो है वो रिजल्ट सेंट्रिक हो। ऐसे करके हम काम कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। तो आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि लोग इस मंत्र चिकित्सा की वजह से अपना धर्म परिवर्तन करने शुरू हो गए। मतलब मैं अपने सब्जेक्ट का वो बता रहा हूं कि मतलब इसमें कितना बड़ा स्कोप है। आज जैम मैम को बड़ी नींद आ रही है, आप क्या टाइम क्या चल रहा है अभी? म्यूट है आप। 2:30 बजे इधर। रात के या दोपहर के? सुबह सुबह रात की 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे? हो वाकई तपस्या हो गई आपके लिए मंत्र चिकित्सा सीखना। राइट। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। नमस्कार डॉक्टर सर। हाँ जी, नमस्कार जी। मैडम क्लास के बीच में ना नमस्ते नहीं करनी है।
ठीक है, क्लास चलते रहने दीजिए। नमस्ते तो जो मेरे पास आता है उसकी नमस्ते ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हम कल बात कर रहे थे प्रश्नोपनिषद पे। Yeah. प्रश्नोपनिषद में हमने आइडेंटिफाई करा कॉजल बॉडी, हम्म। और उसको नाम दिया हमने प्राण रई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? Yeah. अब ये प्राण को मैंने बोला सूर्य और लाइट, रई को बोला मैंने मोमेंटम, और रई बन गया इस हिसाब से चंद्रमा। प्राण को बोला मैंने विष्णु, और रई को बोला लक्ष्मी। तो अब मैंने सबको बोला कि आप लोग अपने अपने सिस्टम में इमेजिन करिए कि ये इमेजिनेशन काम कैसे कर रही है। तो आंख बंद करके विजुलाइज करिए कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो छोटे छोटे स्टार से भरा हुआ है। चलिए एक काम करते हैं ना, मेडिटेशन पहले करते हैं फिर थ्योरी बताता हूँ। सब लोग आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, भीतर जाती हुई श्वास के साथ श्रीम, बाहर आती हुई श्वास के साथ ह्रीम। जितनी देर श्वास बाहर भीतर चले उतनी देर क्लीम। इस प्रकार श्रीम ह्रीम क्लीम में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली या महासती का ध्यान करेंगे, जो इस शरीर को श्वास के माध्यम से धारण कर रही है। अपने हाथों के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ रहा है उसको महसूस करेंगे, और उस सूर्य के प्रकाश को अपनी लंबिकाग्र चक्र के माध्यम से, अपनी सोल सीट के माध्यम से, जो दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, पैलेट के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस प्रकार से उस सोल सीट में कंट्रोलर को ऑब्जर्व करेंगे, और उस कंट्रोलर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसने इस शरीर में पंच तत्व या नव तत्व के आधार पर एक एक सेल का निर्माण करा है। इस सेल के ऊपर होने वाले उस सूर्य के प्रकाश को महसूस करते हुए ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है उस पर अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। इस प्रकार वो सूर्य का प्रकाश तथा करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक साथ इकट्ठा होकर
हमारे सूर्य के प्रकाश के साथ हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है, उन समस्त सूर्य को देखने के लिए जो इस अखिल ब्रह्मांड में है, हम गरुड़ जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपनी दूरदृष्टि प्रदान करें, ताकि इस पूरे ब्रह्मांड को हम देख सकें और इसके करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को देख सके। ये समस्त सूर्य एक पुरुषाकृति में परिवर्तित हो गए, जैसे कोई लेटा हुआ व्यक्ति हो और वो लेटे हुए व्यक्ति के शरीर में जो करोड़ों सूर्य का प्रकाश आ रहा था, उसकी टिमटिमाहट से ये पता चला कि वो जो पुरुषाकृति है, उसके प्रत्येक सेल के अंदर स्पंदन, जो वाइब्रेशन हो रही थी, वो वाइब्रेशन का कारण वो उसका स्त्री शक्ति स्वरूप है, उसका लक्ष्मी स्वरूप है। उस पुरुषाकृति को ऑब्जर्व करेंगे और वो पुरुषाकृति के 3 भाग पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। उस पुरुषाकृति का शरीर, उस पुरुषाकृति की नाभि, जहां से वो शरीर अपने पेरेंट शरीर से अलग हुआ, और उस पुरुषाकृति का हेड रीजन या सोल सीट रीजन, जहां से उस शरीर का निर्माण हुआ। इस प्रकार उस समस्त को ऑब्जर्व करते हुए उन 3 भागों से जुड़ा हुआ उसका मूल कारण रूपी उसका पेरेंट शरीर, जिसकी 3 फॉर्म थी: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ऐसी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती का कारण शरीर रूपी महालक्ष्मी, सूक्ष्म शरीर रूपी महासरस्वती, स्थूल शरीर रूपी महासती या महाकाली को, और इन सब के कारण रूपी परम आत्मा तौरेत्रिक के महालक्ष्मी को सबके कारण के रूप में देखते हुए उस सूर्य के प्रकाश में अंतिम छोर पर देखेंगे। इस प्रकार उस सूर्य के प्रकाश में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महासती या महाकाली, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, शक्ति, सबको ऑब्जर्व करेंगे तथा अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि को महसूस करेंगे कि किस प्रकार ये सूर्य का प्रकाश हम सबको एक दिव्य अनुभूति प्रदान कर रहा है।
हमारे एक एक सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, सिस्टम को एनर्जाइज कर रहा है। उस ऊर्जा की अभिवृद्धि को धारण करेंगे तथा ये प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार इस चिंतन से हमने असीम ऊर्जा उत्पन्न की है, उस असीम ऊर्जा को अपने गोत्र के ऋषियों को देंगे, अपने पितरों को देंगे, अपनी कुल देवी को देंगे, अपनी कुल देवी और कुल देवता को देंगे, 115 करोड़ हिंदुओं को देंगे, विश्व के समस्त आस्तिकों को देंगे, विश्व के समस्त नास्तिक जो आस्तिक बनने वाले हैं उनको प्रदान करेंगे। इस प्रकार शेष ऊर्जा अपने माता पिता और अपनी संतान को देंगे। फिर जो शेष बचा उसको अपने स्पाउस को और स्वयं को प्रदान करेंगे। तथा ये प्रार्थना करेंगे कि तौर्य के महालक्ष्मी ने जिस प्रकार इस सूर्य को मीनिंगफुल बनाया, उस तरह हम सबको अपने जीवन को सूर्य के समान प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि हम सब उस विशेष शक्ति को अपने जीवन में जागृत कर सकें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जी, क्या फीडबैक? मल्टीपल विंग्स अपीयर हुई सर, गोल्डन कलर और रेड कलर प्रोमिनेंटली दिख रहा था।
मल्टीपल रिंग्स दिख रही थी। और जब आपने बोला ना कि पूरा ऊर्जा हमारे अंदर शरीर में चली जाए, तब सुपरफिशियली स्किन में टच का एहसास, मतलब एनर्जेटिक एहसास लगा। राइट। तो हमारे को जिस जगह भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा फील करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि हमें अपनी बैकबोन में एनर्जी चाहिए, तो उसी तरह से बैकबोन को इमेजिन करते हुए ये मेडिटेशन करना है और बैकबोन के हर एक पार्ट में एनर्जी डालनी है। आपको जहां भी एनर्जी बढ़ानी है, जिस बॉडी, क्योंकि बैकबोन से सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है, तो जो बॉडी पार्ट जो भी हमारा काम कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारे को केवल उस मैपिंग को इन्वोक करना है। तो मैं वो इमेज भी शेयर करूंगा, सो दैट कि हम बैकबोन को कैसे इमेजिन करें, सो दैट हम ईच पार्ट को वहां पे एनर्जी दे पाए। ठीक है जी, संध्या मैडम। आज मुझे मेरा ऑरा दिखा, एक 5-6 इंच का ऑरा दिखा, और एक फ्लेम दिखी जो मेरे यहाँ पे थी। वो लाइट मेरे ऊपर गिर रही है। और एक आपने जो जो बोला ना, विष्णु लक्ष्मी जी, उनकी तस्वीरें वो दिखे लाइट। और कूल लगा, परफेक्ट। अच्छा लगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। जी शशि जी। अनम्यूट करिए पहले। सर अभी मुझे इतना खास तो कुछ महसूस नहीं हुआ, बट हाँ मैं जब थी तो आंखों के सामने कलर थोड़े थोड़े चेंज से हो रहे थे। ओके, बट एक बात बताइए, वो मतलब आप जहां पे बैठे हैं वहां पे डिस्ट्रैक्शन क्या है? समझी नहीं सर। है मतलब जिस जगह आप बैठे हैं वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन है कि आपकी अटेंशन कनेक्ट हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है जी, जय मैम। Same thing. Maybe I was able to do visualize, pick up the energy. My Barbie, usko back pain है भी. She has a compression fracture. I was thinking of her, even though I don't have the permission and treat her, I have not talked to her about it. I was thinking, she was in my mind throughout the session. राइट, तो ये टाइम नोट कर लीजिए, और कल जब दिन में आप उनसे बात करके पूछिएगा कि डिड शी फेल्ट एनीथिंग एट द ड्यूरेशन, Okay, I will. सो यू विल हैव एन आइडिया कि देखिए, हमें परमिशन कभी भी नहीं चाहिए होती है। सूर्य हम पे अपना प्रकाश डालने के लिए परमिशन थोड़ी मांगता है, वो तो सिर्फ डाल देता है ना। Mm-hmm. तो अगर हमारा अच्छा चिंतन है, और वो मैं 115 करोड़ हिंदुओं के बारे में एक अच्छा चिंतन कर रहा हूं, तो मुझे किसी की परमिशन चाहिए ही नहीं। मैं अगर ये मन में सोचूं कि 115 करोड़ हिंदुओं के घरों में कोई भी व्यक्ति शराब ना पिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी मतलब कि उन उन घरों में कोई भी बच्चा जो है उसको गेमिंग का एडिक्शन ना हो, ऐसे करके मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान करूं और ये थॉट डालना शुरू करूं, तो वो रिडक्शन हो जाएगा। तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि ये परमिशन और ये सारा तो हमें तब चाहिए होता है जैसे हम 1-to-1 हीलिंग कर रहे हैं, तो वो परमिशन चाहिए। अब बहुत सारे लोग हमें क्या हमसे कहते हैं कि मतलब कि वो मेरी मदर इन लॉ की आप हीलिंग कर दो, तो वो जो है, लेकिन उनको पता ना चले कि आप उनकी हीलिंग कर रहे हो। मैंने कहा जी, हमें ऐसी हीलिंग ही नहीं करनी कि जिसमें कि हमें उनसे छिपाना पड़े कि हम क्या काम कर रहे हैं। कोई बोलता है वो फोटो पे हीलिंग कर दो, हम करते ही नहीं, हमें करनी ही नहीं है। नॉट बिकॉज कि हम नहीं कर सकते, बट एक पूरे प्रोसेस में मैंने ये स्टडी करा कि कृष्ण ने अर्जुन से उसकी फ्री विल नहीं छीनी,
उसने उसको गाइड करा सो दैट कि वो अपने धर्म को रियलाइज करे और युद्ध करे। कृष्ण ने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं तेरी ये पावर ही खींच लेता हूं कि तेरे को युद्ध करना है, जा रिमोट कंट्रोल बन जा और जाके युद्ध कर। नो, इट नेवर हैपेंड दैट वे। सो जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं, तो दैट इट सेल्फ जनरेट्स अ गुड लेवल ऑफ एनर्जी। तो हम किसी का भी अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा सोचने के लिए हमें परमिशन नहीं चाहिए। बट हमें जो हीलिंग करना है वो इस प्रकार से करें सो दैट कि वो व्यक्ति जो है उसके अंदर ऐसा ना हो कि उसकी कोई एनर्जी ब्लॉक हो जाए, उसकी फ्री विल ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है हीलिंग करते वक्त, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, उषा जी। सर मुझे तो कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ कुछ भी। पर यह है कि अच्छा लगा ध्यान में बैठे, क्योंकि हम्म। रेकी कर रखी है ना सर। वो रेकी का पार्ट भी इसमें बीच में घुसे जा रहा है, तो वो इमेजिनेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी क्योंकि जो भी वहां पे वो possibility। मेरे को अपने साइन ध्यान आए जा रहे थे, चौकुरे से हेकी के। तो तो वो चौकोरे जो है ना, उसको कुंडलिनी मानिए। चौकोरे को कुंडलिनी मानिए। इसको मैं बताता हूँ किस तरह से, एक सेकंड दीजिए। ये सिंबल आ गया ना आपके सामने। हम्म, ये सिंबल में, इस सिंबल को आप कुंडलिनी मानिए। आप जब अपने ध्यान को लेकर जाएं, आप ये ध्यान करिए कि जो हमारी कुंडलिनी है वो इस तरह से बनी हुई है। इससे आपको क्या होगा, मैं आपको इसका वो पार्ट दिखाता हूं। ये हमारा कुंडलिनी का मूवमेंट हो गया। ये यहां से मणिपुर चक्र से ओरिजिनेट हुई, ऐसे करके ये स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंची, स्वादिष्ठान से अनाहत पे गई, अनाहत से, ये तो गलत बना हुआ है, अच्छा उल्टा वाला है, ओके, एक सेकंड। ये हमारी कुंडलिनी जो है, एक मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, मणिपुर से ये गई स्वादिष्ठान में। ये गलत क्यों आ रहा है मैपिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये मैपिंग ही गलत आ रहा है, एक सेकंड। सर फिर वो मिरर इमेज रिफ्लेक्शन होगा ना सर? जब आप राइट करते हो तो लेफ्ट मतलब बनाने जैसे बना मैं एक एक सेकंड दिखाता हूँ, मैं एक सेकंड डिटेल्स को, गड़बड़ कहाँ हो रही है मैं वो देख रहा हूँ। ये ऐसे है, ये हमारा मणिपुर चक्र है। तो वो कुंडलिनी को जब आप इमेजिन करते हैं तो चौकोरे के सिंबल को वैसे देख लीजिए। ये मणिपुर से घूम के पहुंचा स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से बढ़ के पहुंचा अनाहत चक्रा, अनाहत से ऊपर बढ़ते हुए गया विशुद्धि में, विशुद्धि। विशुद्धि से नीचे उतरा और आया मूलाधार में, मूलाधार से सीधे ऊपर राइजिंग होके आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से नीचे उतरा लंबिकाग्र चक्र में, लंबिकाग्र चक्र से ऊपर पहुंचा सहस्त्रार चक्र में, सहस्त्रार चक्र से और ऊपर पहुंचा
सहस्त्रार चक्र बंद में। इस प्रकार ये कुंडलिनी का मूवमेंट है। अब इसका पैरेलल इसका दूसरा भाग बना देते हैं, तो इसका उल्टा पार्ट क्या होगा? सहस्त्रार चक्र से सहस्त्रार चक्र बंद में गया। ये सहस्त्रार चक्र से सहस्त्रार बंद में आ गया। उल्टा बोल गया, सहस्त्रार बंद से पहले सहस्त्रार चक्र में आया, सहस्त्रार चक्र से ये गया लंबिकाग्र चक्र में, लंबिकाग्र चक्र से ये ऊपर बढ़ के गया आज्ञा चक्र में, आगे चक्र में। आज्ञा चक्र से ये घूम के नीचे आया मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र से ये ऊपर बढ़ा विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से स्वादिष्ठान, और स्वादिष्ठान से मणिपुर। इस तरह से ये हर जगह ये लूप जो है ये कंप्लीट हुआ है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये कंप्लीट लूप की इमेज वो वाली है, उसमें थोड़ा सा वो कंप्यूटर ड्राइंग है तो उसकी वजह से वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जब मैं इस इमेज को चौकोरे या वो मानकर, एक सेकंड रुकिए। तो जब मैं इस तरह से ये पूरे मैपिंग को देखता हूं, तो ये मेरा महालक्ष्मी जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा, तो ये महालक्ष्मी के भीतर के 9 चक्र हैं। ये 9 चक्रा विष्णु के, 9 चक्रा लक्ष्मी के, उसके भीतर का कंबाइंड फॉर्म हो गया। इन विष्णु लक्ष्मी या शिव शक्ति या ब्रह्मा सरस्वती की वजह से मेरा चक्र जो है वो घूमता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के जैसा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जो हम्म। जो जो भी रीजन से आपको लगता है कि आपका डिवाइन कनेक्शन बनने में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उसको वही मान लीजिए। तो मैं जब रेकी करने गया था तो वो क्योंकि बुद्धिस्ट प्रोसेस था तो मैं उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं, मेरे जैसा आस्तिक व्यक्ति किसी नास्तिक दर्शन से कैसे कनेक्ट हो सकता है? तो मैं अब गया था, तो किसी ने बोला था कि भाई तुझे करना है जरूरी वो, तो मैं गया तो सही, पर मैंने उसके चौकोरे सिंबल को कुंडलिनी से कनेक्ट करा, और कुंडलिनी से कनेक्ट करने के बाद मैंने वो कुंडलिनी को बोला कि आप राधा कृष्ण हो मेरे लिए। तो रे से राधा, की से कृष्ण, ऐसे करके मैंने उस पूरे थॉट प्रोसेस को राधा कृष्ण बनाया और मैं वो काम कर पाया। तो आपका जो चिंतन होना चाहिए वो हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए, आपके और उस डिवाइन कनेक्शन के बीच में किसी भी सिचुएशन में कोई आ ही नहीं सकता। अगर वो कन्विक्शन नहीं होगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा चीजों को पकड़ना। और इसका रीजन क्या है? मेरे और मेरे मदर के बीच में, मतलब मैं तो प्रेगनेंसी में मदर्स वूम में हूं ना, तो मेरे और मेरे मदर के बीच में बैरियर कहाँ है? क्या कोई चीज बैरियर हो सकती है मेरे और मेरे मदर के बीच में? मेरा तो शरीर भी उसका दिया हुआ है, सर आत्मा पर भी जैसे उसकी दी रेकी हुई है। में भी, रेकी में भी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है ना एकदम एनर्जी के साथ। मतलब हाँ, उसमें सीधे ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो लेके जाते हैं ना, जैसे। नहीं, मैं वो नहीं मना कर रहा हूं, मैं रेकी से कंपेयर भी नहीं कर रहा पूरे प्रोसेस को। मैं सिर्फ ये हाँ। हाईलाइट कर रहा हूं कि रेकी जो है वो बुद्धिज्म ड्रिवन प्रोसेस है। बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक फिलॉसफी है। अब आप कोई चीज कर रहे हैं तो बिना उसका फिलोसफिकल सोर्स चेक करे आप कोई चीज करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। अगर मेरे पास कोई चीज आई तो मैं पहले उसका फिलॉसफी देखूंगा कि उसका आधार क्या है। तो जब मुझे वो आधार समझ में आ जाएगा तभी मैं उसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा, वरना मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो आप उसको अगर रेकी के तौर पे कि भाई इसमें ऐसे वो ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा। और मतलब स्ट्रक्चर ही वैसा है। अब आपने वो चीज जो 9 चक्र में आपने उसको 7 चक्र कर दिया, तो वो वेरिएशन ही तो हुआ। बट
एक स्टेयर केस पे हमें चढ़ना है, उसकी दो सीढ़ियां टूटी हुई हैं, तो दो जगह तो हमें डिफिकल्टी आएगी ना, चढ़ने में और उतरने में। ये मतलब था मेरा कहने का। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगी, आएगा। क्योंकि वो और इतना इतने सालों से प्रैक्टिस की हुई है ना, कि वो ही बसा हुआ है अंदर। मैडम, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली चीज जो एक अजम्पशन सिस्टम के तौर पर लेकर चलना है वो सिर्फ इतना सा है, मेरे और मेरे मदर के बीच में तो कोई बैरियर हो ही नहीं सकता। चाहे वो गौरव शुक्ला उसकी थ्योरी हो, चाहे वो रेकी प्राणिक हीलिंग हो, वो हो, दैट डजंट मैटर। हम्म। इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल कि मदर और उसके बच्चे के बीच में कोई बैरियर बन जाए। सर, तो बैरियर तो उसमें कोई नहीं है, उसमें भी तो सीधा एनर्जी के साथ कांटेक्ट मैं करा देते हैं। अभी ये रॉन्ग फोरम है रेकी और उसके अप्रोच को करें, क्योंकि आपको रेकी लिमिटेड पता है, मेरे को तो ये तो है। रेकी जड़ से पता है, हाँ। तो इसलिए जो है वो एक रॉन्ग फोरम हो जाएगा डिस्कशन करने के ओके। लिए। ठीक। अब एक एक चीज उठाओगे। देखिए, मैं एक वो बता, एक ना वो है, वो यहाँ पर ना एक महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है हम्म, एक तो हमारा ये होता है जो सहज योग होता है। हम्म। सहज योग वो निर्मला जी हैं जो बड़ी सी बिंदी लगाती हैं, कुंडालिनी जागरण कराती हैं। कुंडलिनी वाला। उनका आप वीडियोस देखना शुरू करिए, और अब आप क्योंकि काफी क्लासेस कर चुके, सो आप यू कैन मेक आउट कि वो कितने परसेंट गलत है। वो कितने परसेंट गलत है यू कैन इजीली मेक आउट, कि कुंडली का स्ट्रक्चर, पहले कौन सा चक्र आता है, बाद में कौन सा चक्र आता है, ऐसे करके यू कैन इजीली मेक आउट कितना स्ट्रक्चर केवल दिखावे के हिसाब से है। ठीक है। उसी तरह से एक जो महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहते हैं आनंद ब्रह्म कुमारी। मार्गी। नहीं नहीं, आनंद मार्गी। तो वो जो आनंद मार्गी वाला जो सिस्टम जो है, उसमें क्या होता है, वो आपको प्रकृति के ऊपर चिंतन करने के लिए बोलते हैं। अब प्रकृति में जो कुछ भी है उसमें एक जड़ता है। मतलब अगर मैं अर्थ एलिमेंट या किसी भी लिविंग एंटिटी के स्वरूप के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाऊंगा, तो वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर जो लिमिटेशन है वो क्या है, जड़ता। अब जितना ज्यादा स्थूल 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 ऐसे करके उसका चिंतन करेंगे, जैसे मैंने बोला कि भाई आपने महाकाली स्थूल स्वरूप है, अब मुझे तो पता भी नहीं है भी या नहीं है, मेरी तो एक थ्योरी है उसके तौर पे बोल रहा हूं मैं। बट आपकी फिजिकल बॉडी है ना, आप बोलो कि फिजिकल बॉडी ही ट्रुथ है, तो वो इनकम्प्लीट होगा। मैं मेरा पॉइंट जी। समझा पाया? जी। फिजिकल बॉडी इज द ओनली ट्रुथ दैट इज वेरी मच इनकम्प्लीट, क्योंकि हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के चल ही नहीं सकता, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर बिना कॉजल डिजाइन के चल ही नहीं सकता। हम्म। आपने बार बार अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया, हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर, आपके अंदर धीरे धीरे जड़ता बढ़ती चली जाएगी। जड़ता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी टू थिंक बेटर, हम्म। क्योंकि ग्रॉस बॉडी ही सिर्फ रियलिटी है, तो ग्रॉस बॉडी के अंदर रिजिडिटी भी है, वो रिजिडिटी आपके अंदर आ जाएगी। अब आनंद मार्गी जो हैं उनको बोला जाता है मेडिटेशन करने के लिए। अब वो जब मेडिटेशन करते हैं तो बार बार स्थूल पे करते हैं, और उनको बोला जाता है आपके आपके जो भी थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके के हैं, कोई भी चीज अगर उस थॉट प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर आ रही है तो आप उसको अलग हटाइए, उसे डेविएट करिए, उसे छिन्न भिन्न करिए। तो ये जो आजकल के आप मंत्र देखते हैं ना, कि जो बगला मुखी और इन टाइप के मंत्र जो हैं, मुखम वाचम कीलय कीलय, ये सिर्फ उसकी ग्रॉस फॉर्म के तौर पर ही हम बात कर रहे हैं, उसकी सटल और कॉजल में ये सब आता ही नहीं है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? आपका थॉट प्रोसेस जितना रिजिड होता जाएगा, वैसे वैसे आपको डिवाइन कनेक्शन में उतनी प्रॉब्लम होगी। अब अगर आपका डिविनिटी से कनेक्शन नहीं हो रहा, तो हो किससे रहा है? अगर आपका डिविनिटी से कनेक्शन नहीं हो रहा, तो किससे कनेक्ट कर रहे हैं?
स्कूल ऐसे से करके थॉट का हाँ। जो नेगेटिव डोमेन है वो सामने आता है। और मैंने जब से, सच बता रहा हूं, मैंने जब से ये मदर वूम की थ्योरी समझ में आनी शुरू हुई है ना मुझे, मेरी लाइफ में इतनी तेजी से चेंज आ रहे हैं। क्योंकि मैंने टॉप टू बॉटम बार बार मैं उसी मॉडल को देखता हूं, मैं और मेरी मदर, उनके बीच में गैप। अब जैसे ही मैं गैप ढूंढना शुरू करता हूं तो मैं बैठा हूं अंधेरे कुएं में, और वो है सूर्य की रोशनी में। बट अंदर से तो हम कनेक्टेड ही है ना। जी। तो जैसे ही मैं वो इनर अटेंशन, इनर कनेक्शन पे अपनी अटेंशन को लेकर जाता हूं, मेरे अंदर इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि किसी ने हमारे इमेजिनेशन को इस प्रकार से ब्लॉक कर दिया कि मैं मेरी मदर से ही नहीं कनेक्ट हो पा रहा। हम्म, आज मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि आपको मदर के कनेक्शन को देखिए? मतलब कितना बड़ा शॉक एंड सरप्राइज है कि मैं आपको बता रहा हूं, मदर वाली डोमेन तो आपने अटेन करी, मैंने तो करी नहीं कभी। मैं तो चाइल्ड वाली डोमेन मेरा। तो वो जो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे इनर इंजीनियरिंग के हैं, जो नेचुरल है, जो सबको, मतलब किसी भी महिला को एक मदर एक्सपीरियंस तो मुझसे बेटर ही पता होगा ना। मैं तो उसे थ्योरी से देख रहा हूँ, उसने वो प्रैक्टिकल से देखा है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी महिला फिर भी नहीं कनेक्ट हो रही, तो कितनी रूडिमेंट्री चीजें हमने उसके सिस्टम में डाल दी। तो बच्चा और माँ तो एक ही एंटिटी है, वो दो हो ही नहीं सकती। सही। तो आपको जो है, जैसे ही उस डिवाइन, और जैसे ही आप बच्चे को अपना अभिन्न अंग मानेंगे, इमीडिएटली मदर आपका अभिन्न अंग हो जाएगा। मतलब आप अपनी डिवाइन मदर से इंस्टेंट कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपको ब्लॉकेज और वो सब अलग हट जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो बैरियर्स बनाए हैं ना किसी ने, वो इतने ज्यादा सोच सोच के बनाए हैं कि मैं उससे कनेक्ट ही ना हो पाऊं, और जैसे ही मैं उससे कनेक्ट होऊंगा, इंस्टेंट एनर्जी फ्लो है मेरी तरफ। ऐसा। मेरी इमेजिनेशन, मतलब एक नॉवेल आया था सीक्रेट, तो हम्म, वो पोलो, क्या नाम था उसका, ऑथर का, मैं मिस कर रहा हूँ, याद आ जाएगा। तो सीक्रेट जो नॉवेल आया था, उसमें जो है एक थ्योरी थी कि लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं, उस बात के लिए बताया गया। और लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए उसने बोला कि एक सीक्रेट विचार है, आप अपनी सबकॉन्शियस को दिशा निर्देश दो, और एक कोलाज टाइप का अपने घर में लगा दो जिस जगह को आप बार बार देखते हो। और जब आप वो कोलाज लगाओ, आपको जो गाड़ी लेनी है उस ब्रांड की गाड़ी का फोटो वहां लगा दो। अब यहां पर क्या बोला गया? जो गाड़ी खरीदनी है, उस ब्रांड की गाड़ी का फोटो वहां लगा दो। अब इससे क्या होगा? आपके पास जब भी पैसे आए, आप उस ब्रांड की गाड़ी खरीदोगे। ऐसा क्यों डाला? ये थॉट एंकर है। एंकर कैसे होता है? बड़े से पानी के जहाज को रोकने के लिए छोटा सा एंकर। हम्म, ये एंकर हमारी फिनोमिनल ग्रोथ को होने ही नहीं देता। तो इन लोगों ने इतनी कॉन्स्पिरेसी करी कि आपके थॉट के अंदर वो ब्रांड कार बना दी। तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि कभी ध्यान से देखा है ये छोटे बच्चों के जो खिलौनों के शोरूम होते हैं, इनमें जो बच्चों की गाड़ियां होती हैं, वो इतने एक्यूरेट मॉडल्स कहाँ से आते हैं? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता। बोले ये क्या होता है, जब वो कौन सा हॉट व्हील्स करके कार का वो था ना, बच्चों की रेंज जो आती है, तो हम्म, बोले कि वहां पर जो कार के मॉडल्स जो थे, वो कार के मॉडल्स के लिए फॉरेन फंडिंग मिलती थी उनको। हम्म, फॉरेन फंडिंग इसलिए मिलती थी कि आज ये छोटी सी मॉडल गाड़ी है, बट ये इस बच्चे के डीपेस्ट सबकॉन्शियस में छप जाएगी। सो मच सो दैट कि इसके पास जब भी पैसा आएगा,
ये उसी मॉडल की गाड़ी को लेने जाएगा। तो आप देखो, ये हिंदुस्तान से जितने भी लोग विदेशों में जाते हैं, ये वो वाली ब्रांड की गाड़ी खरीदते हैं जिस ब्रांड के साथ ये बचपन से ग्रो हुए। तो किसी ने आपकी सबकॉन्शियस को, आपके थॉट प्रोसेस को बचपन से कील ठोक के दबा रखा है। ये तो आपको वो कील खोद के बाहर निकाल के फेंकनी है कि आपके और आपकी मदद। आपको गाड़ी चाहिए, आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदिए, 100 करोड़ है तो 100 करोड़ की खरीदिए। बट गाड़ी की ब्रांड क्यों खरीदेंगे? ब्रांड खरीदते ही ब्रांड का रोल आ गया, मार्केटिंग आ गई। ब्रांड नहीं चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, सिक्योर्ड गाड़ी चाहिए। आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट आपको ब्रांड नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बोला, मैं तो सोच के रखा है कि जिस दिन मैं ये मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, कोई सी भी गाड़ी खरीदूंगा, जिस दिन भी खरीदूंगा, आई डोंट नो, उस दिन मैं सबसे पहले उसका लोगो ही तोड़ूंगा। मैं गाड़ी में बैठा हूं तो मुझे लोगो नहीं चाहिए, ब्रांड मैं ही हूं। मैं अगर उस गाड़ी के अंदर बैठा तो वो गाड़ी की वैल्यू है, उस गाड़ी से मेरी वैल्यू नहीं है। तो जब आप अपने थॉट प्रोसेस को ब्रांड बनने के तौर पर लेकर चलेंगे, तब आप फिनोमिनल चेंज पूरी दुनिया में ला सकते हैं। यू आर दी ब्रांड। वो एक मूवी आई थी केजीएफ। हम्म। केजीएफ का ये डायलॉग था, मुझे मिल गया तो मैं भेजूंगा आपको। अपुनिची ब्रांड है। हम किसी के फॉलोअर नहीं बनेंगे, दुनिया हमारी फॉलोअर बनेगी। मतलब मैं तो बड़े अलग अलग तरीके से सोचता हूं, मेरे को यही बात समझ में आई। किसी ने मेरी ग्रोथ को ही बांध रखा है, मेरे परिवार को बांध रखा है, देश को बांध रखा है, जकड़ रखा है कि कैसे भी करके ये गलती से पावर के बारे में सोच ना पाए। तो जब मुझे वो थॉट प्रोसेस पकड़ में आया, तब मैं इस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू हुआ। मैंने करिकुलम पे काम करा था कि बच्चों की एजुकेशन जो है उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो जब वो करिकुलम पे रिलेटेड काम करा, तो मुझे पता चला कि यार मैं बच्चों को कुछ भी करिकुलम दे दूं, अगर वो नहीं पढ़ते तो मैं क्या कर लूंगा। मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स बनाई, स्मार्ट क्लास का करिकुलम बनाया, बट बच्चा नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या करूं। मैंने उसके फिंगरप्रिंट एनालिसिस स्टडी करे कि कौन सा फिंगरप्रिंट ये बताता है कि ये बच्चा जो है, ये देखने से सीखेगा, सुनने से सीखेगा या प्रैक्टिकल करने से सीखेगा। तो भी वो अगर नहीं पढ़ता तो मैं क्या करूं। नहीं पढ़ता मतलब किसी ने उसको वीडियो गेम दे दिए, उसको गेमिंग का एडिक्शन हो गया, किसी ने उसे टीवी का एडिक्शन दे दिया, ऐसे करके उसको तमाम एडिक्शन। किसी ने उसे खाने पीने, मतलब उसको मैगी पास्ता खाना सिखा दिया, मैगी पास्ता में वो केमिकल्स मिला दिए जो अजीनोमोटो बेस्ड है, उससे एडिक्शन हो गया। तो जब वो एडिक्शन हो गया, उसकी वजह से जो उसे पढ़ना चाहिए वो उसको नहीं पढ़ रहा, नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में क्या करूंगा। ऐसे करके मैंने पहली बार हीलिंग इसलिए पढ़ा, आई हील द थॉट इटसेल्फ विच इज कॉजिंग द बैरियर। मेरे बच्चों को कोई फिनोमिनली ग्रो करने से रोक कैसे सकता है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ठीक। जब आप अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इतना रिलीजियसली, इसको क्या कहूंगा, रिलीजियस नहीं, फैनेटिक हो जाइए। मुझे मेरे माँ के रोल के कंट्रोल को लेने से कौन रोक सकता है। इसी तरह से मैं अपने आप को बोलता हूं, मैं अगर वो बच्चा हूं तो मैं मेरी माँ से कनेक्ट होने से कौन रोक सकता है। दुनिया की कौन सी शक्ति है जिसमें ये साहस है कि मुझे वो रोक दे। तो जब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग ड्रिल बनाएंगे, फिर आप देखेंगे आपके अंदर फिनोमिनल पावर्स आ रही हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो कहीं ना कहीं हर चीज बंधी हुई है, उसको खोलना है। ठीक है। ठीक है ना? जी संजय जी। सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था।
ज्यादा कुछ फील तो नहीं, लेकिन कामनेस था। और मैं मेडिटेशन में सर आज्ञा चक्र पे, जैसे मैडम ने बताया कि अभी आज्ञा चक्र पे अक्सर मेरा ध्यान जाता है, तो सोल सीट तक पहुंच नहीं पाता हूँ। मैं अच्छा, वहीं। बहुत सिंपल है। मैं आपको अभी के अभी ये वाले पॉइंट को अभी के अभी एड्रेस करता हूँ। आप अपने आप को मानिए एक गाड़ी, तो आपके भीतर का ड्राइवर कहाँ बैठेगा? कंटेनर। तो आप अगर एक गाड़ी है या एक कार को इमेजिन करिए, तो उस कार में ड्राइवर कहाँ पे बैठेगा? ड्राइविंग सीट पे। जहाँ। ड्राइविंग जी सीट। जी जी। ड्राइविंग सीट कौन सी है? सर सोल सीट। नहीं नहीं नहीं, अभी सोल सीट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अभी आप गाड़ी और ड्राइवर को याद रखिए बस। गाड़ी ड्राइविंग का सीट। ड्राइवर कहाँ पर बैठेगा? ड्राइविंग सर सीट इंजन। होती कौन सी है? ड्राइव। आप बोलेंगे फ्रंट में राइट साइड वाली। हाँ सर, हाँ सर। फ्रंट में राइट साइड वाली। जयम मैम बोलेंगी अमेरिका के हिसाब से फ्रंट में लेफ्ट साइड वाली। तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया। आप कह रहे हैं राइट, वो बोल रही है लेफ्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था ये आइडेंटिफाई करना जहां गाड़ी के सारे कंट्रोल्स होंगे, कंट्रोलर वहीं बैठेगा। अगर मैंने आपके हाथ में ड्रोन कार दे दी, तो ड्रोन कार कहीं भी हो, आप तो वहां बैठेंगे जहां उस ड्रोन का कंट्रोल है। जी जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर, यस अब जब सर। मैंने ये पॉइंट मेरे को क्लियर हुआ कि जहां गाड़ी के सारे कंट्रोल हैं, तो मैं फट से बैठ गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी खोलकर। ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, पैलेट के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, मुझे ये पॉइंट पता चला। इस पॉइंट पे मेरी दोनों आंखें कनेक्टेड है, नाक कनेक्टेड है, गला कनेक्टेड है, दोनों कान कनेक्टेड है, ऊपर का सॉफ्ट हेड कनेक्टेड है, ऊपर के ब्रेन के 5 पार्ट कनेक्टेड है, उस ब्रेन के 5 पार्ट के नीचे मेरी पूरी बैकबोन कनेक्टेड है। अब मैं आपको दिखाता हूं पहले, सो दैट कि आपको ये क्लैरिटी हो कि ये कनेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कैसे है। ये इमेज दिख रही है अब आपको? हाँ सर। अब देखिए ये इमेज जो है, इस इमेज के अंदर अब इस इमेज में ये जो गोला दिख रहा है यहां पे, ये रेड कलर जो दिख रहा है, ये मैं जो रेड बना रहा हूं, ये नाक के पीछे है, ब्रह्मरंध्र के नीचे है। ऐसे करके आप इसको मैप कर सकते हैं। इस पॉइंट सर पे ये मेरी दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड है जी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, सोल सीट की बात हो रही है अभी। पिट्यूटरी ग्लैंड तो एक हार्डवेयर होता है। ये ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अगेन एक एंकर है। पीनियल ग्लैंड अगेन एक एंकर है जो हमारे दिमाग में डाल दिया। ग्लैंड तो फिजिकल लोकेशन होती है।
पिट्यूटरी के तो ऑपरेशन होते हैं लोगों के जब डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। कोई चीज अगर सुपर पावर है तो वो कभी करप्ट हो सकती है। तो ये तो पीनियल पिट्यूटरी कह के हमारे दिमाग में कचरा भर दिया। पीनियल पिट्यूटरी तो आप इसको ऐसे लेके चलो कि फिजिक मतलब ग्लैंड बेसिकली एक फिजिकल लोकेशन किसी चीज के तौर पे उसको बात करते हैं। इट हैज अ फिजिकल फॉर्म। हम जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन है कि हमने ये ऑब्जर्व करा कि वो सीट जहां पर सारे कंट्रोल्स मौजूद हो। ठीक है सर। संजय जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर, यस सर। तो मैंने देखा कि मेरे ब्रेन के 5 पार्ट, अब ब्रेन के 5 पार्ट ऐसे होते हैं। तो ये ब्रेन के 5 पार्ट इस हिस्से पे टिके हुए हैं। जी। ये हिस्सा जो है दोनों आंखों मतलब जहां मैंने लाल रंग का निशान बनाया, फिजिकली मैंने देखा कि पूरी ह्यूमन बॉडी, अब इसमें क्या है ह्यूमन बॉडी के तौर पे, यहां पर ये पूरी रीढ़ की हड्डी चल रही है। इस रीढ़ की हड्डी से हजारों नाड़ियां, नसें इस रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द पूरी लिपटी हुई हैं। और जहां जहां ये लिपटी हुई हैं वहां से ये देखिए ये कनेक्टर बन रहे हैं। ये कनेक्टर कौन सा है? ये मेरे हार्ट का कनेक्टर है। ये कौन सा है? लिवर का। अब अगर ये मेरी ये वाली नस ब्लॉक हो जाए तो ये लिवर फंक्शन करना बंद कर देगा, क्योंकि हार्ट यहां पर अपने सर्किट से घूम करके। तो मुझे पता चला धीरे धीरे मेरी किडनी, हार्ट, लिवर, स्टमक, जो कुछ भी आप नाम बोले, किसी ना किसी नस से बंधा हुआ है। और वो नस फाइनली कहां से बंधी हुई है? कनेक्टेड है सोल सीट से। मैंने कहा ये टोटल रिमोट कंट्रोल है। तो जहां भी मैंने सारे कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करा वो मेरी सोल सीट है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर, यस सर। आपको अपनी अटेंशन को इस प्रकार से लेकर जाना है सो दैट आप उस सिंहासन को ऑब्जर्व कर सकें जहां मेरी ड्राइविंग सीट है। वो ड्राइविंग सीट आपके भीतर एड्रेस एक्नॉलेज होते ही आपकी बॉडी की एनर्जी बदल जाएगी। जैसे ही आपकी बॉडी की एनर्जी बदलेगी आप उस सोल सीट पे बैठने वाले अपने ड्राइवर रूपी आत्मा को उतना ही स्ट्रांगली कंसिडर कर पाएंगे। अब करना क्या है? छोटा सा पॉइंट है, उस आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है। अब आत्मा परमात्मा का कनेक्शन बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। कितने लोग कहते हैं परमात्मा शरीर के भीतर है या बाहर है। अब आप फंसे रहे। तो मैंने ये थॉट प्रोसेस बनाया, मम्मी और बच्चा कहां पर है? बोले जी अंदर एक दूसरे के। मम्मी के दिमाग में बच्चा है और बच्चे के शरीर के बाहर मम्मी है। आपने कहा पापा क्यों नहीं है? अरे पापा का पता भी तो मम्मी बताती है। पापा का पता भी तो मम्मी बताती है या कोई और बताता है? ठीक है ना? तो ऐसे करके जब आप उस एस्पेक्ट को देखेंगे समझेंगे तो कभी आज्ञा चक्र पे ध्यान ही नहीं जाएगा। ये तीसरे नेत्र की कहानी फिर फालतू की है। यहां तीसरा नेत्र माथे पे है ही नहीं। तीसरा नेत्र ही मेरे नाक के पीछे है। और ऐसे नहीं कि झूठ बोल रहा हूं मैं कि हर चीज को फालतू कहने की मेरी आदत है। आप जो है ऑप्थेल्मोलॉजी की किताब उठाओ, उसके चार्ट को उठाओ। मेरी आंख राइट आई से एक वेन मेरे एक ब्रेन के सेंटर पॉइंट में जाती है, लेफ्ट आई से एक ब्रेन उधर सेंटर पॉइंट पे जाती है। दोनों इमेज इन्वर्टेड होती हैं। मतलब आधी इमेज मेरी इस आंख से आई, आधी इस आंख से आई, दोनों उल्टी होके मेरे सोल सीट वाले पॉइंट पे कनेक्ट होती है। तब जाके मुझे एक इमेज दिखती है। हमारे पास तो अब डॉक्टर साहब भी हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इमेज ढूंढ के उनको वैलिडेशन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। सो मेरा जो पार्ट है कहने का वो ये है, किसी ने हमारी सोच में ऊल जलूल चीजें डाल दी। अब आप लग जाओ यहाँ पे तीसरा नेत्र खोलने में। बुद्धिज्म में चाइना के अंदर तो बकायदा एक रिचुअल होता है जिसमें कि वो एक गरम सलाख यहाँ पे डालते हैं ताकि वो थर्ड आई ओपनिंग हो। जब आंख यहाँ है ही नहीं तो खुलेगा क्या? कुछ भी नहीं।
तो पूरी जिंदगी लोगों को एक अंधकार में डेवलप करा और उसका कनेक्शन नहीं होने दिया। तो जब मैं कोई टेक्स्ट देखता था, उसके एस्पेक्ट को देखता था, मतलब मुझे इतना दुख होता था। मैं बता रहा हूँ, मैं तो मेरे गुरुजी ने जब बोला ना कि मैं 8 साल की उम्र में घर से भाग गया, आई डोंट नो मैंने आपको वाली स्टोरी सुनाई नहीं सुनाई, बट मेरी बिजी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब मेरे गुरुजी ने 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया ये सोचकर कि संसार क्या है। अब मेरे गुरुजी मेरी मदर को 65, मतलब मेरे गुरुजी अपनी मदर को 65 ईयर्स की एज में गए थे, मतलब 65 वर्ष की आयु में मेरे गुरुजी की माता को गर्भ धारण हुआ था। ठीक है, अब सोचिए वो बच्चा उन्हें कितना प्यारा होगा, और वो बच्चा 8 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपको ये कब पता चला कि संसार क्या है? बोले 5-8 साल 10 साल बाद, जब मैं अपने पहले वाले गुरुजी को मिला था, उनकी 120 वर्ष की आयु थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, तो मैंने उनसे पूछा कि संसार क्या है? उन्होंने कहा ये शरीर ही संसार है, अगर शरीर नहीं है तो संसार भी नहीं है। अब इतने छोटे क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए आप 8-10 साल अपने घर बार छोड़ के घूम रहे हो, इतना छोटा सा आंसर कि संसार क्या है? बोले ये शरीर ही संसार है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी फिर आप वापस क्यों नहीं गए, जब आपको आपके सवाल, जिस सवाल से आप अपने सवाल के आंसर को लेने के बाद वापस घर क्यों नहीं गए? ए, चल चल ऐसे थोड़ी होता है, घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो मेरे को रियलाइज हुआ एक मदर का पेन, कि जिस माँ ने 65 साल की उम्र में अपने बूढ़े शरीर के अंदर एक बच्चे को जन्म दिया, उसने कितना दर्द सहा। और ये फालतू के सवाल के लिए एक व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है, उस माँ के दर्द के कोई चिंतन नहीं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? यस। हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे करके अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए। ये सब लोग 20-25 साल तक मर गए। आप सोचिए इनकी माँ ने कितना दर्द झेल कर इनको पैदा करा होगा, एक्सेप्शनल थॉट दिए होंगे, एक फालतू के थॉट में इन्होंने अपनी जान दे दी। अगर इन बच्चों को ये पता चल जाता सही समय पर कि इन अंग्रेजों को मारने के लिए मुझे अपनी जान देने की जरूरत ही नहीं है, मैं बुद्धि बल, और ये सारे ब्राह्मण थे, मतलब चंद्रशेखर आजाद वॉज अ ब्राह्मण, राम प्रसाद बिस्मिल वॉज अ ब्राह्मण, उन्होंने तो वो हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से बिस्मिल टाइटल दिया था अपने आप को। अगर वो ब्राह्मण बुद्धि में ये आ जाता छोटा सा थॉट कि इन थोड़े से अंग्रेजों को मारने के लिए हमें खुद मरने की जरूरत ही क्या है। 1920 या 24 के आसपास भारत में चौरा चौरी कांड हुआ था। उस टाइम पर भारत में खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर ये चिंतन आया कि आज के बाद हम किसी भी अंग्रेज को, वो मतलब किसी भी पुलिस फौज और किस व्यक्ति को नहीं टच करेंगे जब तक कि वो ब्रिटिश ना हो। 10-15 मतलब हिंदू इकट्ठे होते और एक अंग्रेज को गोली मार देते, कोई चाकू मार रहा है, कोई गोली मार रहा है, ऐसे करके इतना बुरा डर बिठा दिया कि अंग्रेज जो है डर के मारे भागने लग गए भारत से। तब गांधी ने चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था, 5-6 अंग्रेज सिपाही और वो थे थाना इंचार्ज वगैरह थे, उनको एक थाने में बंद करके पूरे थाने को ही आग लगा के मार दिया था। तो गांधी ने एजिटेशन करा इस बात के ऊपर कि बताइए ये हिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, हमने तो अहिंसा का मार्ग निश्चित करा था, और फिर इस देश के लोग मरे। एक फालतू का थॉट आपके बच्चों का जीवन ले सकता है। ये छोटी सी बात किसी को समझ में नहीं आई। मेरा शत्रु कोई भी हो, दैट डजेंट मैटर, मैं अपने शत्रु को समूल नष्ट कर सकता हूं, सब्जेक्ट टू मैं मेरी आत्मा का कनेक्शन ढूंढ लूं। मैं मेरी ड्राइवर सीट से कनेक्ट हो गया, मेरा ड्राइवर परफेक्ट है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, क्योंकि डायरेक्टली मेरा ड्राइवर महालक्ष्मी है। जैसे ही मैं उस महालक्ष्मी से कनेक्ट हुआ,
आई एम अनस्टॉपेबल, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? बहुत अच्छी तरीके से सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब आप अपनी सोल सीट पर अटेंशन को लेकर जाइएगा, मजाले इधर से उधर हो जाए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? यस सर, यस सर। परफेक्ट। ठीक है जी, तो आज यहीं पे वाइंड अप करें, 1 बज गया। ठीक है, आज तो मेरी दूसरी क्लास 3 बजे से है, तो लाइकवाइज। सर मैं कितने बजे आ जाऊं? 3 बजे और 4:30 बजे? वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, आई हैव नो हाँ इश्यूज। मैं तो जो भी क्वेरीज हैं उनको ही आंसर करूंगा। जैसे वो वर्षा जी नए ज्वाइनी है, ऐसी जो भी जितने भी नए ज्वाइनी हैं उनके हाँ। क्वेश्चंस को ही 3 बजे एड्रेस करूंगा। तो मतलब देर कैन बी रिपीटिशन ऑल्सो, कि जो 4:30 बजे का क्लास है उसके तौर पे आप थोड़ी देर तो ठीक है। आराम से सोइए।